हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प। माई सेल्फ पूजा। हम पढ़ रहे थे जूलॉजी, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपने फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति का जैव संतुलन, यानी कि बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर। तो बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति अपने आप को कैसे संतुलित करती है, कैसे वो बैलेंस्ड रहती है, कैसे हमें ये महसूस नहीं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि इंसान का जीना मुश्किल हो गया, यानी कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। आई नो कि आप लोग कहेंगे कि पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो मतलब ऐसी कंडीशन नहीं आई है कि ह्यूमन बीइंग मतलब सांस लेता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा महसूस होती है कि वो जो है कि सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रकृति अपने आप को कैसे संतुलित करती है, कैसे एक ऐसा बैलेंस या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमको जो है कि देती है जिसमें जो है कि हम सरवाइव कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, फिर चाहे वो वाटर हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि हम जो है कि जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ों में, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन कपड़ों का हम यूज़ करते हैं पहनने के लिए, या फिर मिट्टी हो गया, जल हो गया, हवा हो गई, या फिर हमारे जो फॉरेस्ट हैं जिनसे हम काफ़ी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो हमें ये समझ आता है कि ये सारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे पास, क्या ये ख़त्म हो गए हैं? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लिमिटेड अमाउंट में है। तो क्या कभी ऐसी कंडीशन आएगी कि ये एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और मानव जो है कि बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगा? तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आए, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कंडीशन नहीं है और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि कभी ऐसी कंडीशन आएगी। तो नेचर ने कैसे अपने आप को बैलेंस किया है? हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि हमारा जो प्लैनेट है, केवल यही एक प्लैनेट है जिस पे जो है कि जीवन जो है कि पॉसिबल हो पाया है। तो कैसे नेचर अपने आप को बैलेंस करता है हमारे लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि नेचर अपने आप को कैसे बैलेंस करता है एक लिविंग बीइंग को सरवाइव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें अब जानेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। तो गत सदी के एक जीव वैज्ञानिक ने कहा कि इंग्लिस्तान इस वीडियो में मैं आपको बता दूं पहले से कि थोड़ी सी जो कि एडिटिंग में गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे से मैं ध्यान दूंगी कि ऐसी चीज़ें ना आए। मैंने अभी पहली बार ये सब मतलब किया है ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके और समझ आए। मैं अभी पहले जो वीडियो बना रही थी उसमें मैं जो है कि क्या करती थी कि जो कैमरे से पिक्चर लेके फिर आपको पढ़ाती थी, लेकिन इसमें मैंने अभी जो है कि पीडीएफ बनाया है और वो पीडीएफ में कहीं कहीं कुछ गलतियां हो गई हैं एडिटिंग में। तो इसके लिए सॉरी। अब नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि ऐसी गलती ना हो। तो अब हम जानेंगे कि गत सदी के एक जीव वैज्ञानिक ने कहा कि इंग्लिस्तान की समृद्धि, ये इंग्लिस्तान की समृद्धि यहाँ की बूढ़ी दाइयों के कारण है। अब वो जो साइंटिस्ट थे, या फिर वो जो है कि उन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि इंग्लिस्तान की समृद्धि यहाँ की बूढ़ी दाइयों के कारण है? तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा उनका ऐसे कहने का। तो अब हम जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इंग्लिस्तान की समृद्धि यहाँ की बूढ़ी दाइयों के कारण। इंग्लिस्तान मीन्स मतलब ब्रिटिशर्स, ओके, अंग्रेज लोग। तो उन्होंने ये कहा कि स्वस्थ अंग्रेज़ ढोरों का मांस खाते थे। ढोर जो एक कीड़ा होता है, तो ये ढोर क्या करते थे, जो है कि घास का परागण मक्खियाँ करती थी। यानी कि स्वस्थ अंग्रेज़ ढोरों का मांस खाते थे। ढोर जो है कि घास खाते थे और घास का परागण मक्खियाँ करती थी, और मक्खियों के बसेरों को खेत के चूहे नष्ट करते हैं, और खेत के चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या पर निर्भर करती है, जिन्हें बूढ़ी दाइयाँ पालती हैं। तो
अब आपको कहीं न कहीं इस थोड़ा चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही होंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि स्वस्थ अंग्रेज़ ढोरों का मांस खाते थे और ये ढोर क्या खाते थे? ये घास खाते थे और घास का परागण मक्खियाँ करती थीं और मक्खियों के बसेरों को खेत के चूहे नष्ट करते थे और खेत के चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या पर निर्भर करती थी, जिन बिल्लियों को कौन पालता था? बूढ़ी दाइयाँ पालती थी। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ढोर, घास और जो है कि मक्खियाँ, चूहे और बिल्ली एक दूसरे से किस तरीके इन सबके बीच कोई कनेक्टिंग लिंक पाई जा रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक जो है कि लिविंग बीइंग्स दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो ये डिपेंडेंसी ही जो है कि हमारे जो है कि नेचर को बैलेंस प्रदान करती है। तो अब उन्होंने ये इसलिए कहा कि बूढ़ी दाइयों के कारण है, इंग्लिस्तान की समृद्धि यहाँ की बूढ़ी दाइयों के कारण है। क्यों बूढ़ी दाइयों के कारण? क्योंकि वो क्या करती थी? बिल्लियों को पालती थी, ठीक है। और वो जो बिल्लियाँ क्या करती थी? चूहे खाती थी और वो चूहे जो है कि क्या करते थे? वो जो है कि मक्खियों के बसेरों को खेत के चूहे नष्ट करते थे। यानी कि जो मक्खियाँ होती थी उनके जो बसेर होते थे, यानी कि उनके जो नेस्ट होते थे जहाँ पे वो रहती थी, उनको कौन नष्ट करता था? चूहे नष्ट करते थे। और ये मक्खियाँ क्या करती थी? घास का परागण करती थी और ये घास ढोर खाते थे। ढोरों को कौन खाता था? स्वस्थ अंग्रेज अपने आप को स्वस्थ यानी कि हेल्दी बनाने के लिए क्या करते थे? ढोरों का मांस खाते थे। यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अब जो है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जो है कि अंग्रेज़ जो है ढोरों का मांस खाते थे, तो जो उनकी मांस की अवेलेबिलिटी होती थी वो किस पे डिपेंड करती थी? वो डिपेंड करती थी वो जो बूढ़ी दाइयाँ जो बिल्लियों को पाल रही होती थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो है कि इंग्लिस्तान की समृद्धि यहाँ की बूढ़ी दाइयों के कारण था। यानी कि अगर वो बूढ़ी दाइयाँ हैं तो अंग्रेज़ जो है कि समृद्ध होंगे। जब वो हेल्दी होंगे तो अपना काम अच्छे से करेंगे और अगर अपना काम अच्छे से करेंगे तो इंग्लिस्तान की उसमें समृद्धि होगी, प्रॉस्पेरिटी उनके पास आएगी, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट इस वजह से दिया था। तो हम अब ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी। उनकी जो सोच थी वो बहुत ही ब्रॉड थी। उन्होंने बहुत दूर की चीज़ें सोची, तब जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सिद्धांत भी दिया उन्होंने। अब वो सिद्धांत क्या है, अब वो हम आगे समझेंगे। तो अपने अपने क्षेत्र में सभी जीवों का अन्य जीवों के साथ एक निश्चित संबंध रहता है। जो हमने अभी आपको बताया कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे कनेक्ट होते हैं? यानी कि अपने अपने क्षेत्र में सभी जीवों का अन्य जीवों के साथ एक निश्चित संबंध रहता है, अर्थात प्रत्येक जीव के जीवन पर अन्य जीवों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब वो बिल्लियाँ नहीं रहेंगी तो जो चूहे क्या हैं वो नष्ट हो पाएंगे? नहीं नष्ट हो पाएंगे। इसीलिए जो चूहों की संख्या है वो बिल्लियों की संख्या पर डिपेंड करती है और वो जो बिल्लियों की संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? वो बूढ़ी दाइयों के ऊपर डिपेंड करती है। ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। तो अर्थात अब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव के जीवन पर अन्य जीवों का प्रभाव पड़ता है। नो डाउट बिल्कुल पड़ता है। इसीलिए प्रकृति को हम एक विशाल जैव समाज यानी कि बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। तो जैव समाज कहने का क्या मतलब हो गया? जैव समाज को हम इसलिए जैव समाज कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के चले जाने से दूसरा प्रभावित होता है। तो सारे जीव अपने वातावरण से श्वसन के लिए क्या करते हैं? यानी कि सांस लेने के लिए वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मुक्त करते रहते हैं। फिर भी प्रकृति में क्या कभी ऑक्सीजन की कमी हुई? नहीं हुई। और ना ही वायुमंडल में कभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि बहुत ज़्यादा हुआ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा एटमॉस्फेयर इस हद तक दूषित हो गया कि इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो असंख्य पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि भूमि से वो नाइट्रोजन और लवण लेते हैं तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं भूमि से, और जो है सूर्य की प्रेजेंस में यानी कि सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर लेते रहते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
का जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है। फिर भी ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन फिर भी क्या पृथ्वी में या फिर हम कह सकते हैं कि भूमि में नाइट्रोजन या लवण की कभी कमी महसूस होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही होती है। अगर एक तरफ कोई चीज़ ले रही है तो दूसरी तरफ उस चीज़ को वापस भी कर रही है। तो और वनस्पतियाँ उगती ही चली जाती हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगातार जो है, ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ की कमी हो गई है और ये वनस्पतियाँ जो है कि निरंतर बढ़ नहीं रही हैं, बढ़ रही होती हैं, कहीं ना कहीं से उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब हम तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या केवल ऑक्सीजन निकलता है? नहीं, बहुत सारे जो है कि भोज्य पदार्थ जिन्हें हम जो है कि पौधों से प्राप्त करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसाओं तथा खनिजों आदि का निरंतर उपभोग हम करते रहते हैं, फिर भी प्रकृति में इन पदार्थों की कमी नहीं पड़ती। यह सब क्यों? ये क्यों का जवाब इसी में है कि इसलिए नहीं कि प्रकृति का भंडार असीमित है, वरन इसलिए कि जंतुओं और पादपों के बीच इन पदार्थों का चक्रीय उपभोग होता है। तो ये जो टर्म्स है चक्रीय उपभोग यानी कि साइक्लिक कंजप्शन, ये बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं तो ये कभी कम क्यों नहीं होते हैं, कभी ख़त्म क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच जो है कि क्रिया होती है, जो साइक्लिक कंजप्शन होता है, वो लगातार चलता रहता है। जो मानव होता है और जो पादप होते हैं वो उनके जो है कि लाइफ स्टाइल या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन इस तरीके से वो जीते हैं कि वो प्रकृति से जितनी भी चीज़ें वो लेते हैं फिर प्रकृति को किसी न किसी फॉर्म में वो वापस कर देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, या फिर हम कह सकते हैं फैट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये निरंतर साइक्लिकल फॉर्म में जो है कि परिवर्तित होता रहता है और हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। तो पादपों के लिए आवश्यक पदार्थों की सप्लाई जंतु करते हैं और जंतुओं के लिए आवश्यक पदार्थ कौन देता है? पादप देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति का सीमित भंडार ही लौट फिरकर बार बार जीवों द्वारा उपयोग में लाया जाता है और जो प्रकृति में जो बैलेंस है वो बना रहता है और कभी कोई चीज़ समाप्त नहीं होती है। बड़े जंतु छोटे जंतुओं को और छोटे जंतु कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, परंतु एट लास्ट क्या होता है कि इसका भोजन सीधे या घुमा फिराकर हरी वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति में हरी वनस्पतियां ही पोषक पदार्थों का संश्लेषण करती है। पादपों को स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक तथा जंतुओं को परपोषी या हेटेरोट्रॉपिक इसीलिए कहा गया है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि जो एनिमल होता है वो हेटेरोट्रॉपिक होता है और जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें ही केवल ऐसी कैपेसिटी होती है या फिर ये क्वालिटी होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और जो जंतु होता है वो नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंस नहीं होता है, क्लोरोफिल उसमें यानी कि पर्णहरिम नहीं पाया जाता है। तो हरे पादप क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है स्वयं अपना और जंतुओं के लिए भोजन बनाते हैं, और जंतुओं में ये क्वालिटी नहीं होती है। तो इसीलिए हम पादपों को क्या कह सकते हैं? हम पादपों को कह सकते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए भोजन बनाता है, यानी कि सारे जंतुओं के लिए जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उन सब के लिए जो उनके भोज्य पदार्थों की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं प्लांट। दैट्स वाई हम जो है कि प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। यानी क्यों? क्योंकि वो कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम उसको कहते हैं कि प्रोड्यूसर। और जो एनिमल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे जो है कि प्लांट्स के कंज्यूमर होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम प्लांट्स, हमारे जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? वो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि हम प्लांट के कंज्यूमर हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से नाइट्रोजन एवं लवण लेते रहते हैं प्लांट्स, उनकी पूर्ति क्रमशः जंतुओं के श्वसन तथा मलमूत्र एवं मृत शरीरों से होती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार जो जंतु होता है वो चक्रीय उपभोग करता रहता है प्रकृति में विद्यमान इन सभी चीज़ों की, और वो जो है कि इसे वापस भी करता रहता है।
तो जीवों को ये सारी चीज़ें निरंतर मिलती रहती हैं कंटिन्यूअसली, इसी को प्रकृति का जैव संतुलन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैव संतुलन क्या होता है और ये कैसे होता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की कुल मात्रा को हरे पादप लगभग 2000 वर्षों में मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा को लगभग 300 वर्षों में खपाते हैं। यानी कि क्या हुआ, जितनी भी ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में इस वक्त प्रेजेंट है उसको हरे पादप उसको बनाने के लिए या फिर उसको मुक्त करने के लिए कितना समय लेते हैं, 2000 वर्ष, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा को लगभग 300 वर्षों में खपाते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति जो यानी कि नेचर जो हमारा है वो कैसे अपने आप को बैलेंस करता है, कैसे जो है कि कौन प्रोड्यूसर होता है, कौन कंज्यूमर होता है, कैसे एनिमल जो है कि हेट्रोट्रॉपिक होता है और प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, कैसे ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तभी जो है कि एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो आज हम जो है कि इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जंतु विज्ञान का इतिहास क्या है, यानी कि हमारा जो एनिमल है, हम जो एनिमल हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि हमने कैसे जो है कि अपने लाइफ को या फिर कैसे साइंस से कनेक्ट किया, कैसे प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने साइंस को कितना पढ़ा था, कितना जाना था, तब जाके आज ये कंडीशन आई है कि हम साइंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। कैसे एनिमल ने या फिर ह्यूमन बीइंग ने कैसे साइंस को कनेक्ट किया था अपने आप से, कब क्या खोज हुई, कैसे क्या हुआ, कब जो है कि एरिस्टोटल ने क्या किया या फिर जो है कि गैलन नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कब क्या कहा, प्लिनी का योगदान क्या रहा है साइंस में, इन सब के बारे में हम जंतु विज्ञान के संक्षिप्त इतिहास में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है जंतु विज्ञान का, यानी कि जूलॉजी का। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती रहिए और इससे जो है कि दूसरे लोगों को भी इस जो है कि वीडियो से बेनिफिट मिले, इसलिए आप इसको शेयर भी करते रहिए दूसरे लोगों से और जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरों की हेल्प करिए। ओके, थैंक यू।